हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे सी टेट का प्रीवियस पेपर जो 23 दिसंबर 2021 को हुआ था। और मैंने ये सी टेट के प्रीवियस पेपर की सीरीज चला रखी है और इसके मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करा चुकी हूँ। 8-10 लगभग पेपर मैंने करा दिए हैं और 40-42 वीडियो हैं कम से कम। तो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज जाकर देखिए। उसमें 2023 से 2013 तक के सभी पेपरों की वीडियो आपको मिलेंगी। और मैंने अपने चैनल पर बहुत डिटेल में एनसीईआरटी कराई हुई है, 6 to 8 की ज्योग्राफी और हिस्ट्री। आप प्लीज उसको भी जाकर देखें। उसका भी लिंक आपको वीडियोस की प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आप चाहें तो मेरे चैनल पर विजिट करके भी देख सकते हैं। सभी चीजों को बड़ी सिस्टमेटिक तरीके से मैंने प्लेलिस्ट में लगाया है, तो आप प्लीज जाकर देखें और उसका आप लाभ लें। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 31 से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सीटेट के पेपर में भी 31 से ही स्टार्ट होती है सोशल साइंस, तो वहीं से हम स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 31, कन्नौज के लिए त्रिपक्षीय संघर्ष निम्नलिखित में से कौन कौन सी ताकतों द्वारा लड़ा गया। देखो, त्रिपक्षीय संघर्ष ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और ये है आपके 7th क्लास एनसीईआरटी से आया है। ठीक है, हिस्ट्री एनसीईआरटी से आया है। अब देखते हैं। पहला है पाल वंशों, चालुक्यों और राष्ट्रकूट। दूसरा है गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल वंशों। तीसरा है गुज्जर प्रतिहार, चालुक्यों और पाल वंशों। चौथा है गुज्जर प्रतिहार, चोल और पाल वंशों। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा, गुज्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश। देखो, पाल जो थे वो बंगाल की तरफ थे, राष्ट्रकूट आप सबको पता है महाराष्ट्र की तरफ इनका साम्राज्य चल रहा था, और गुज्जर प्रतिहार जो थे ये लगभग राजस्थान और आज के यूपी के कुछ इलाके थे इनके पास। ठीक है, गुज्जर प्रतिहारों के पास। और ये जो इनकी स्थापना की थी गुज्जर प्रतिहार वंश की, वो ब्राह्मण थे और उन्होंने बाद में हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान करा के वो ब्राह्मण बन गए थे, सॉरी क्षत्रिय बन गए थे। और इनका जो संघर्ष था वो कन्नौज पर था। आप सोचेंगे कि कन्नौज एक छोटे से राज्य के लिए क्यों लड़ रहे थे ये तीनों। तो कन्नौज एक बहुत ही प्रकृति की तरफ से संपन्न भूमि है, क्योंकि जो कन्नौज है वो क्या है, वो दोआब है, गंगा और यमुना का दोआब है, और जो बहुत ही ज्यादा जो भूमि है उसकी बहुत ज्यादा उपजाऊ है और वहां पर खेती बहुत अच्छे से की जाती है। तो इसीलिए उस संपन्नता को लेने के लिए ये तीनों आपस में लड़ते रहे और अंततः जो जीत हुई थी वो पाल वंशों की हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 निम्न वक्तव्यों और ए और बी पर विचार करके सही उत्तर का चयन कीजिए। वक्तव्य ए, महाजनपदों के शासक केवल किसानों से नियमित रूप से कर वसूलते थे। बी है, देखो ये बिल्कुल सही है कि जो पहले टैक्स लगाया जाता था बिल्कुल शुरुआती दौर में, तो वो किसानों पर लगाया जाता था। वक्तव्य बी, औजार बनाने और कृषि में उन्नति ने अनाज की अधिक पैदावार को बढ़ाया। तो ये भी एक चीज सही है कि जो उस समय नए नए औजारों का आविष्कार हुआ, महाजनपद काल में नए नए बीजों का आविष्कार हुआ और उससे क्या हुआ, जो पैदावार थी वो और अधिक बढ़ गई। तो इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, अकबर के सर्वत्र शांति विचार का उदय हुआ क्योंकि पहला है उसे विभिन्न धर्मों और रीति रिवाजों में रुचि थी। दूसरा है वह धर्म और धर्म मुखियाओं पर नियंत्रण करना चाहता था। तीसरा है वह राजनीतिक संघर्ष समाप्त करना चाहता था। चौथा है वह अपने उत्तराधिकारियों के लिए एक शांतिपूर्ण साम्राज्य बनाना चाहता था। तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला। इसलिए ही अकबर को महान बोला गया है कि जो अकबर थे वो सभी धर्मों के रीति रिवाजों में बहुत रुचि लेते थे और वो उन्होंने एक स्थान बना के रखा था जहां पर सभी धर्मों की चर्चा होती थी। ठीक है,
सभी धर्म गुरु आते थे और वहां पर चर्चा होती थी, और जिस भी धर्म की जो भी बातें उनको अच्छी लगी उन्होंने वो अपनाई है। ठीक है, तो इसलिए अकबर को क्या महान बोला जाता है कि वो कन्वर्जन पर ध्यान नहीं दे रहे थे, यानी कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको मुस्लिम नहीं बनाना चाहते थे। बाद में जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ था, वो क्या कर रहे थे, सभी धर्मों का सम्मान करते थे। नेक्स्ट देखते हैं 34, मुगल साम्राज्य की स्थिरता का आधार था। मतलब किस वजह से जो मुगल साम्राज्य है वो स्थिर था, यानी कि बहुत ज्यादा उथल पुथल नहीं हुई उसमें। यानी कि जैसे राजा हैं तो कभी किसी का शासन चल रहा है, कभी किसी का शासन चल रहा है। जो मुगल थे वो बहुत लंबे समय तक टिके रहे शासन सत्ता में। उसकी वजह क्या थी? पहला है केंद्रीय प्रशासनीय नीति और सम्राट का नियंत्रण। दूसरा है सैनिक अभियान और युद्धों द्वारा विस्तारीकरण की नीति। तीसरा है भूमि कर जो आय का मुख्य साधन था। चौथा है आसपास के क्षेत्रों से मित्रता और वैवाहिक संबंध। तो देखिए ये जो लाइन है ये बिल्कुल पूरी तरह से इन्होंने एनसीईआरटी से ही उठाई है कि आसपास के क्षेत्रों से इन्होंने क्या कर रखा था, मित्रता और वैवाहिक संबंध बना के रखे थे। इसका जो फोर्थ है ऑप्शन वो बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये पूरी लाइन यूं की यूं ही एनसीईआरटी से उठाई है। अगर आप देखें तो जहांगीर की माता और शाहजहां की माता, यहाँ तक तो जितनी भी मुगलों के यहाँ रानियां थी वो ज्यादातर छत्रानियां थी और आसपास के जो राजा थे उनके घरों से थी। तो जो आसपास के राजा ही लड़ाई झगड़ा करते हैं, ठीक है, अगर आपका युद्ध होगा किसी देश का दूसरे देश से होगा तो बराबर वाला ही गड़बड़ करेगा। बहुत दूर वाले जो देश होते हैं वो तो गड़बड़ नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो मुगल थे वो उनके साम्राज्य की स्थिरता इसलिए ही थी क्योंकि वो जो शादी विवाह का संबंध रखते थे वो आसपास के देश के राजकुमारियों से रखते थे। क्वेश्चन नंबर 5, अगर हम देखें मुगलों के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत कम उनके यहाँ रानियां थी जो मुस्लिम थी। ज्यादातर जो रानियां थी वो हिंदू ही थी, और उसका मेन वजह यही था कि वो सत्ता में इतने लंबे समय तक बने रहे। क्वेश्चन नंबर 35, तुलसीदास की रामचरितमानस डैश भाषा में लिखी गई है? पहला है संस्कृत, दूसरा है हिंदुस्तानी, तीसरा है ब्रज भाषा, चौथा है अवधी। तो इसका आंसर तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि वो अवधी में लिखी गई है। और जो अवधी भाषा है वो जैसे जो अयोध्या में आजकल भाषा बोली जाती है, जैसे हमारे यहाँ तो लड़का बोलते हैं तो वहां पर क्या बोलते हैं, लाला। ठीक है, अब आपने सुना होगा अभी हाल फिलहाल में राम मंदिर में, जो राम मंदिर है उसमें जो राम लला है वो विराजमान होंगे, यानी कि जो श्री राम की मूर्ति है वो मूर्ति स्थापित होगी और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो वहां की जो भाषा है अयोध्या की हाल फिलहाल की वो अवधी है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो पूर्वी यूपी है उसकी जो भाषा है वो कैसी है, अवधी है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, वे बौद्धों और जैनों के कटु आलोचक थे और शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे। ये किसके बारे में है? देखो, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के कटु आलोचक थे। अगर मैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधारा की बात करूं तो जैन धर्म और बौद्ध धर्म की जो उत्पत्ति हुई थी वो इसलिए हुई थी क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि हिंदू धर्म में कुछ कुरीतियां आ गई हैं। ठीक है, हिंदू धर्म में कुछ नियम गलत हैं, उनकी वजह से जो कुछ लोग हैं उनको, कुछ जातियां हैं या कुछ लोग हैं उनको कष्ट हो रहा है। तो उन्होंने एक अलग धर्म बनाया जैसे बौद्ध धर्म और जैन धर्म। इसमें क्या था कि सभी लोगों को समान दृष्टि से देखा जाता था, पक्षपात जैसी चीजों की कोई जगह नहीं है इस धर्म में। ठीक है, तो ये धर्म जो है वो हिंदू धर्म से टूटकर बने हैं, इसलिए ये लोग जो हिंदू धर्म के कटु आलोचक हैं, बौद्ध धर्म और जैन धर्म। अब इनकी आलोचना किसने की थी? क्योंकि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म है ये मूर्ति पूजा को पूरी तरह से खंडित करते हैं कि जो विष्णु है या शिव है इनको नहीं मानना चाहिए, भगवान एक शक्ति के रूप में मानना चाहिए, किसी के साथ हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए, कोई शूद्र नहीं है, कोई क्षत्रिय नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है, तो हमें क्या है सबको समान दृष्टि से देखना चाहिए, कोई जातवात में नहीं बटा होना चाहिए।
तो बौद्ध वगैरह में जातवात में नहीं बटे होते हैं, बौद्ध है मतलब बौद्ध ही है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि इनकी आलोचना कौन कर रहा था। ए नैनार और अलवार, दूसरा है शंकर और रामानुज, तीसरा है अल्मा प्रभु और अक महादेवी, चौथा है सिद्ध और योगी। देखो ये बिल्कुल यूं की यूं ही एनसीईआरटी से ही उठाए गए हैं, और यहाँ तक कि ये भी उठाए गए हैं ऑप्शंस भी। अगर आप मेरी क्वेश्चन आंसर वाली सीरीज देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, और आपको बहुत हेल्प मिलेगी सीटेट में क्या जो पेपर होगा उसको क्वालिफाई करने में। तो प्लीज एक बार मैं आपसे दोबारा निवेदन कर रही हूँ कि एक बार प्लीज आप जाकर देख लीजिए। आपको अच्छा ना लगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन एक बार ही आपको सारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके देखना चाहिए। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा नैनार और अलवासन। देखो इनके कटु आलोचक इसलिए थे क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म के दोनों ही धर्म के लोग क्या है, शिव की और विष्णु को पूरी तरह से नकारते थे। ठीक है, उनको ऐसा लगता था कि मूर्ति पूजा कर्म कांड की वजह से भेदभाव हो रहा है, इसकी वजह से धर्म में क्या है, कुरीतियां शामिल होती जा रही हैं, गलत चीजें शामिल होती जा रही हैं। लेकिन जो नैनार थे वो बहुत ही शुद्ध भक्त थे शिव के, और जो अलवर थे वो थे विष्णु के भक्त। तो इन दोनों को लगता था कि ये बौद्ध धर्म और जैन धर्म इनका आलोचना कर रहे हैं, तो इसलिए ये इनको ये इनकी करते थे बौद्ध धर्म जैन धर्म वाले, और ये इनकी करते थे, मतलब आपस में ये लोग एक दूसरे की आलोचना करते थे। देखिए एक छोटा सा लाइन में आपको बोलना चाहूंगी कि आप किसी भी धर्म में हैं, आप अपने धर्म को परिवर्तन मत कीजिए। ठीक है, अब जिस धर्म में आप उस धर्म में रहिए, लेकिन अगर कुछ अशुद्धियां हैं आपके धर्म में, मान लीजिए कोई गलत चीज है आपके धर्म में, जैसे देखो सभी धर्मों में कुछ ना कुछ बुराई है और कुछ ना कुछ अच्छाई है। कोई भी धर्म पूरी तरह से अच्छा नहीं है और कोई भी धर्म पूरी तरह से गलत नहीं कह सकते हम। ठीक है, क्योंकि धर्म में हर तरह के लोग होंगे और हर तरह की चीजें धर्म में लिखी होंगी। तो अगर आपके धर्म में आपको लगता है कि कुछ चीजें गलत है, तो आप उनके खिलाफ आवाज उठाइए, चाहे हिंदू धर्म है, चाहे बौद्ध धर्म है, चाहे जैन धर्म है, या फिर आपका कोई भी धर्म है, मुस्लिम धर्म है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ चीज गलत है, जो पहले परंपरा बनाई गई है वो आज के हिसाब से गलत है, तो आप उन परंपराओं में सुधार कीजिए और खुलकर उनका विरोध कीजिए। यानी कि आप जिस भी धर्म में हैं, आप उस धर्म की उन गलत चीजों को सुधारने की कोशिश कीजिए। नए धर्मों को मत बनाइए और धर्म परिवर्तन भी मत कीजिए, क्योंकि इससे क्या है, अस्थिरता पैदा होगी और वैमनस्यता पैदा होगी, दंगे फसाद होंगे, और इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं मिलेगा, यही चीज मिलेंगी। मतलब आप अगर पॉजिटिव सोच रहे हैं तो आप मतलब चीजें क्या है नेगेटिव हो जाएंगी। अगर धर्म परिवर्तन होगा या ये सारी चीजें होंगी, तो आप जिस भी धर्म में हो उस धर्म की चीजों को सुधारिए। अब जैसे 3 तलाक का मुद्दा था, तो देखिए गलत चीज है कि 3 लड़कियां एक पुरुष के साथ रह रही हैं, तो उससे क्या होगा, लड़कियों की कमी हो जाएगी फ्यूचर में जाके, और बाकी जो युवा हैं उनका विवाह नहीं हो पाएगा। तो इस कुरीतियों को खत्म करने के लिए कानून लाया गया। उसी तरह से हिंदू धर्म में एक कुरीति थी सती प्रथा की। उसमें क्या होता था कि अगर तुम्हारा पति की मृत्यु हो गई है तो तुम्हें उसके साथ जलना पड़ेगा, यानी आत्महत्या करनी पड़ेगी। एक तरह से आत्महत्या ही हुई ना, कि जानबूझ के आप अग्निकुंड में कूद रहे हो तो क्या होगी, आत्महत्या होगी। सती प्रथा क्या है कि अगर आपको पति की मृत्यु हो जाएगी तो आपको क्या है, अग्निकुंड में कूदना पड़ेगा, यानी कि अग्नि में आपको समाना पड़ेगा। तो फिर इस प्रथा को बाद में बंद किया गया कि ये क्या है, ये गलत चीज है कि एक किसी निर्दोष महिला को आप जानबूझ के मरने के लिए प्रेरित कर रहे हो, तो ये क्या है, गलत चीज है। तो इसी तरह से आप जिस भी धर्म में है उसी धर्म का पालन करिए अच्छे से। और अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें गलत हैं, हो सकता है उस समय के हिसाब से वो चीजें सही बनाई गई हूँ, लेकिन आज के हिसाब से सही नहीं है। ठीक है, अब जैसे लड़कियों की कमी है हमारे देश में हाल फिलहाल में, तो अगर हर व्यक्ति 2 से 3 शादियां करेगा, हर लड़का 2 से 3 शादी करेगा, तो क्या होगा, कुछ लड़के कुंवारे रह जाएंगे। तो आज के हिसाब से सही नहीं है। हो सकता है भविष्य में लड़कियों का या लड़कों का रेशो में अलग अंतर हो, लड़कियों का रेशो ज्यादा हो जाए, लड़कों का कम हो जाए, तो फिर नियम क्या है वो उस तरह से बनाए जाएंगे। तो नियम चेंज होते रहते हैं समय परिस्थिति के अकॉर्डिंग। ठीक है, और बाद में यही चीज चल के कुरीतियां बन जाती हैं, तो इनको हमें सुधार लेना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। गौंड जनजाति आज के समय में कौन से राज्यों में बहुसंख्यक संख्या में फैली हुई है।
देखो ये जो 37 क्वेश्चन है ये भी आपका 7th और 8th क्लास की एनसीईआरटी से ही आया है, क्योंकि ये चैप्टर 7th क्लास में भी है जनजातियों वाला और 8th क्लास में भी है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा दोनों में है, तो दोनों से ही आया है ये क्वेश्चन। अब देखिए गौड़ जनजाति कहाँ है। पहला है छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। दूसरा है छत्तीसगढ़, केरल और उत्तर प्रदेश। तीसरा है छत्तीसगढ़, बिहार और पश्चिम बंगाल। चौथा है छत्तीसगढ़, उड़ीसा और कर्नाटक। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पहला, कि छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश। आप देख सकते हैं कि आपका मैप इस तरह का है। ठीक है, मुझे मैप नहीं बनाना आता है, मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लेना। ठीक है, इस तरह से है कुछ भारत का मैप। तो इधर का जो एरिया है, ठीक है, कौन कौन सा, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, कुछ महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, पूरा महाराष्ट्र नहीं है, महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं। देखिए महाराष्ट्र जैसे यहां तक आएगा तो महाराष्ट्र के कुछ इलाके हैं, छत्तीसगढ़ पूरा ही है। और उसके बाद क्या है, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश किस तरह से, इस तरह से। तो ये जो जनजाति है ये इधर की तरफ है। ठीक है, आप समझ गए ना किधर की तरफ है, भारत में इधर की तरफ। तो इधर की तरफ जितने प्रदेश आ रहे हैं आप उनकी तरफ इंडिकेट करेंगे जब भी आपको इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। ए है, बहुत से आदिवासी समूह बाजार और व्यापारियों को अपने शत्रु की तरह समझते थे। देखो ये 8th क्लास एनसीईआरटी से आया है और इसमें बिरसा मुंडा जी का भी बहुत बड़ा योगदान इन्होंने बताया है जनजातियों में सुधार के लिए। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने बहुत डिटेल में कराया है। बी है अंग्रेजी राज। देखो ये जो ऑप्शन मैंने पढ़ा ये बिल्कुल सही है कि जो आदिवासी लोग थे वो ये चीज समझ रहे थे कि उनके साथ प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, मतलब उनका शोषण कहाँ से शुरू हुआ। जब व्यापारी जो लोग हैं उनके जंगलों में आने लगे, अंग्रेज लोग उनके जंगलों में आने लगे, जो महाजन थे यानी कि जो लोन देते थे, जो ऋण देते थे उनको, वो उनके जंगलों में आने लगे जब से प्रॉब्लम शुरू हो गई। नहीं तो वो अकेले अकेले रहते थे, मतलब जो जनजाति लोग हैं वो रहते थे आपस में मिल बांट कर खाते थे, तो बहुत ज्यादा सुख चैन से रहते थे। जब से ये बाहरी लोग आने लगे और इनकी लाइफ में इंटरफेयर करने लगे, यानी कि इनको ऋण देने लगे, इनसे सामान खरीदने लगे, तब से ये सारी प्रॉब्लम शुरू हुई है। तो इसलिए ये व्यापारियों को क्या है, अपना शत्रु मानते थे, कि जो व्यापारी लोग हैं, व्यापारियों को, महाजनों को और अंग्रेजों को, इनको ये लोग दिक्कू बोलते थे। दिक्कू का मतलब नेगेटिव वर्ड होता है, यानी कि गलत। इनके जो आदिवासी थे उनकी नजरों में ये लोग शत्रु थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बी, अंग्रेजी राज में होने वाले परिवर्तनों को अनुभव कर आदिवासी समूह खुश थे। देखो बिल्कुल भी खुश नहीं थे, और जब से अंग्रेज आए थे वो तब से और भी ज्यादा दुखी थे, क्योंकि कोई भी राजा ने, पहले जितने भी राजा थे आसपास के, किसी भी राजा ने जनजातीय समूह के लोगों के साथ ना तो अत्याचार किया, ना उनकी लाइफ में हस्तक्षेप करा। जबकि जो राजा था वो इनको ये काम देते था कि भाई फूल इकट्ठा करके आप राजमहल में पहुंचा देना, या फिर फल इकट्ठे करके जंगल से राजमहल में पहुंचा देना, और उसके बदले इनको दूसरी वस्तुएं दी जाती थी आदिवासी लोगों को। तो राजाओं से आदिवासी लोग कभी भी अप्रसन्न नहीं थे या दुखी नहीं थे, क्योंकि राजा इनकी लाइफ में हस्तक्षेप नहीं करते थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों की जो नजर थी वो हमारे बहुमूल्य जंगलों पर थी। अंग्रेजों को पता था कि जो भारत के जंगल हैं वो बहुत ज्यादा संपन्न है, और क्योंकि जंगलों के साथ किसी ने छेड़छाड़ नहीं की थी, पहले से ही आदिवासी लोग उनकी रक्षा करते थे जंगलों की, और पेड़ों की देखभाल करते थे। तो इसलिए जो अंग्रेज थे उनकी नजर जंगलों पे थी, इसलिए जो अंग्रेज थे वो चाहते थे कि सभी आदिवासी समूह जंगलों को खाली करें और उन जंगलों पर राज किसका हो, अंग्रेजों का हो। नेक्स्ट देखते हैं सी, दिकू लोगों ने आदिवासियों की आर्थिक और सामाजिक संपन्नता में सहायता की। देखो सहायता नहीं की थी। दिकू लोग कौन थे, मैंने आपको बताया ना कौन थे, महाजन थे और वो थे व्यापारी थे और अंग्रेज थे। तो उन्होंने मदद नहीं की थी, बल्कि उनको क्या है और ऋण देके उनको एक तरह से उनका शोषण कर रहे थे। क्योंकि जो आदिवासी समूह के लोग हैं वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको पता ही नहीं था कि भाई कितने फूल के बदले हमें कितने पैसे लेने हैं,
या अगर उन्होंने फसल उगाने के लिए किसी चीज के लिए ऋण ले लिया है तो उनको हिसाब ही नहीं पता था कि हमें कितना ब्याज देना है, कितना नहीं देना है, कितने दिन में ये पैसा चुकेगा, तो उनका शोषण होता था। तो वो सोचते थे यार हम सालों साल मेहनत कर रहे हैं तब भी हम अपने कर्ज को नहीं पटा पा रहे हैं, तो उसकी जो मेन वजह है ये दिकुआ लोग हैं, जो बाहरी लोग हैं, जो जनजाति के नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, बाकी दोनों ये गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। और देखिए ये जो 39 है ये 7th क्लास एनसीईआरटी में से आया है। ये वो है ना चैप्टर, अभी मैंने हाल फिलहाल में कराया था, अभी याद नहीं आ रहा, भक्ति आंदोलन वाला चैप्टर है, चैप्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, पर ये आया है आपका 7th क्लास एनसीईआरटी से ही, ठीक है। हाँ आ गया, ईश्वर से अनुराग, ईश्वर से अनुराग वाला चैप्टर है ये। आइए देखते हैं 39। सतनमी आंदोलन का गठन किसकी सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए किया गया? ए पूर्वी भारत में मजदूरी करने वाले समूहों के लिए, दूसरा है उत्तरी भारत में होने वाले जाति भेदभाव के लिए, तीसरा है मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए, चौथा है पश्चिम भारत में मैला सफाई करने वाले समूहों के लिए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 39 का, वो हो जाएगा तीसरा, कि मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश और उसके आसपास के जो थोड़े बहुत स्थान है उनके बारे में बात हो रही है, कि मध्य भारत में चमड़े का काम करने वाले समूहों के लिए ये सतनमी आंदोलन का गठन किया गया था। और देखो जो सतनमी आंदोलन था ये इसका नेतृत्व कर रहे थे घासीदास, ठीक है, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? घासीदास। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से कौन से आंदोलन जाति अनुमूलन के विरुद्ध स्पष्ट रूप से अपने प्रभाव के क्षेत्रों से मेल खाते हैं? यानी कि ये आंदोलन दे रखे हैं और ये स्थान दे रखे हैं, अब देखना है आपको कि कौन सा सही है, इसमें कौन सा मेल खाता है। पहला है सतनमी आंदोलन पंजाब, देखो अभी मैंने ऊपर ही बताया सतनमी आंदोलन कहाँ था? मध्य भारत यानी कि मध्य प्रदेश में था, ठीक है, एमपी में, मध्य प्रदेश यानी एमपी में। दूसरा है मथुआ पंथ तमिलनाडु, देखो मथुआ पंथ तमिलनाडु नहीं है, मथुआ पंथ कहाँ है? बंगाल, क्या है? बंगाल में था मथुआ पंथ, बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं बंगाल। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा सत्यशोधक समाज महाराष्ट्र, तो इसका जो ऑप्शन है यही सही है कि सत्यशोधक जो समाज की स्थापना की थी वो ज्योतिबा फूले ने की थी मुंबई में, और ये महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट है आर्य समाज, और आर्य समाज जो था ये केरल में नहीं था, ठीक है, ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। तो आर्य समाज कहाँ था? ये मुंबई में था, ठीक है। और आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने की थी। और देखिए मथुआ पंथ की जो स्थापना की थी वो की थी हरिश्चंद्र ठाकुर ने, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, बाकी ये सारे ऑप्शन गलत हैं और सही मैंने आपको बता दिए हैं। देखो सभी ऑप्शन को ठीक से देखना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आप सभी ऑप्शन को जब तक ठीक से नहीं देखेंगे, अगर उसी मतलब ये क्या करते हैं, जो पेपर बनाते हैं उनका पैटर्न सेम होता है, चैप्टर सेम होते हैं, उसमें से वो क्वेश्चन निकालते हैं। इस बार उन्होंने इस तरह से क्वेश्चन पूछा, दूसरी बार लाइन वही होगी और आपको तरीका दूसरा मिलेगा क्वेश्चन पूछने का, तो लगभग मिलते जुलते हैं। अगर आप कोई भी प्रैक्टिस सेट करते हैं तो आप उसके हर ऑप्शन को डिटेल में जानें ताकि चीजें क्लियर हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। निम्नलिखित में से कौन से दावे जाति विरोधी समाज सुधारक से सही रूप से मेल खाते हैं? अब देखिए समाज सुधारक दे रखे हैं और उनकी विचारधारा दे रखी है, अब देखना है कि कौन सी विचारधारा सही मेल खाती है, ठीक है। ए है निम्न जातियां द्रविड़ संस्कृति की वास्तविक समर्थक हैं। निम्न जातियां किसकी समर्थक हैं? द्रविड़ संस्कृति की समर्थक हैं। किसने बोला है ये बोला है घासीदास ने, तो ये वाला ऑप्शन तो गलत है, ठीक है, इस तरह की विचारधारा नहीं थी घासीदास की।
बी है जाति के आधार पर लोगों में भेदभाव नहीं करना चाहिए क्योंकि संपूर्ण मानवता एक ही जाति से संबंधित है। बिल्कुल सही। और मैंने यही बात आपको बताई कि जो बौद्ध धर्म के लोग थे, जो बौद्ध धर्म के लोग थे और जैन धर्म के लोग थे, वो उनका जो धर्म प्रचलित हुआ उसकी मेन वजह यही थी कि वो लोग क्या कहते थे कि हमें भेदभाव नहीं करना है आपस में, हमें क्या है मिलजुल के साथ रहना और सभी लोग एक ही मानव जाति के हैं। सी है, देखो ये वाला ये तो सही हो जाएगा। सी है शुद्ध और अति शुद्ध को जाति भेदभाव को एकजुट होकर चुनौती देनी चाहिए, ये कथन था ज्योतिबा फूले का। तो ये भी वाला भी बिल्कुल सही है। देखो शुद्ध यानी कि कुछ जो जातियां पहले नीची समझी जाती थी, देखो अब इस तरह का भेदभाव नहीं होता है। ठीक है, आपके अगर होता भी है तो संविधान में आर्टिकल दिया हुआ है 17, तो वो आपको उसका आर्टिकल में लिखा हुआ है कि अस्पृश्यता उन्मूलन, यानी कि अगर आपके साथ कोई भी जाति की वजह से भेदभाव कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकते हैं, क्योंकि किसी को ये अधिकार नहीं है कि कोई किसी दूसरे व्यक्ति को छोटी जाति का समझे या छोटा समझे। अब सबको क्या है अपने आप बराबर समझना है। तो इसका मतलब था कि जनरल, ओबीसी और एससी शुद्ध और अति शुद्ध, ये जो शुद्ध है और अति शुद्ध है, यानी कि एसटी, ओबीसी, एससी, इन सबको क्या हो जाना चाहिए, एकजुट हो जाना चाहिए भेदभाव के खिलाफ और चुनौती देनी चाहिए। ठीक है, जब तक ज्योतिबा फूले जी का ये मानना था कि जब तक सभी लोग इकट्ठे होकर अपने हक के लिए नहीं लड़ेंगे, जब तक आपके हक को कोई नहीं जानेगा और आपको कोई हक नहीं देगा बराबरी का। तो इनका मानना सही था और इनके जो आंदोलन थे वो बाद में सक्सेसफुल रहे। ठीक है, और इस तरह के ही आंदोलन किसने चलाए, भीमराव अंबेडकर जी ने चलाए थे। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो बी और सी एकदम ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। औपनिवेशिक भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग के विषय में कौन सा विकल्प, कौन से वाक्य सही है। ए है अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का अधिकार। देखो इसका मतलब यह है कि जब औपनिवेश भारत था, औपनिवेश भारत से मतलब है कि जब अंग्रेजों ने हम पर अधिकार कर रखा था, जब हम अंग्रेजों के अंडर में थे। ठीक है, तो भारत में प्रशासन के भारतीयकरण की मांग, यानी कि भारतीयों की क्या मांग रही थी। ठीक है, भारतीयकरण की क्या मांग थी, तो किस तरह से जो भारत थे वो भारतीय थे वो अब अपने मांग कर रहे थे कि क्या क्या उन्हें चाहिए। तो कौन सा कथन सही है। ए अधिकांश नौकरियों पर अंग्रेजों का एकाधिकार था। बिल्कुल सही बात है कि ज्यादातर जो नौकरियां थी उन पर अंग्रेजों का एकाधिकार था, लेकिन जो भारतीय थे वो मांग कर रहे थे कि अंग्रेजों का एकाधिकार नहीं होना चाहिए नौकरियों पर। नौकरियों पर किसका एकाधिकार होना चाहिए, भारतीयों का होना चाहिए। बी है इसके द्वारा आशा की गई कि धन का बहाव इंग्लैंड की ओर से रोका जा सकता है। तो ये भी बात बिल्कुल सही थी कि जो बहुत ज्यादा धन इंग्लैंड के लोग हमसे टैक्स के रूप में ले जा रहे थे, तो भारतीयों का ये मानना था कि ये जो धन ले जा रहे हैं ये क्या होना चाहिए, रुकना चाहिए। ठीक है, ये भारतीयकरण की मांग के विषय थे। ठीक है, दोनों दोनों ये जो ए और बी है ये बिल्कुल ठीक है कि ये मांग कर रहे थे भारतीय कि एक तो नौकरियों पर अधिकांश अंग्रेज हैं उनका एक अधिकार नहीं होना चाहिए, और जो इंग्लैंड को धन जा रहा है वो भी क्या है, रोका जाना चाहिए। ठीक है, और सी है इसके द्वारा आशा की गई कि भारतीयों के लिए इंग्लैंड में अधिक रोजगार के अवसर। देखो ऐसा नहीं सोच रहे थे भारतीय कि उन्हें इंग्लैंड में कोई आरक्षण नहीं चाहिए था, कोई उन्हें रोजगार नहीं चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था। वो कह रहे थे बस जो भारत है वो भारतीयों के लिए है और इसमें जो नौकरियां हैं या सुविधाएं हैं केवल भारतीयों को मिलनी चाहिए, ये चीज भारतीय कह रहे थे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए और बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। रॉलेट एक्ट सत्याग्रह के विषय में इन वक्तव्यों पर विचार कीजिए और उचित विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि रॉलेट एक्ट के बारे में कौन सा कथन सही है। ठीक है, वो देखना है हमें।
रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में घोषणा की थी। तो ये बिल्कुल सही है कि जो गांधी जी थे उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर इस चीज का विरोध किया था कि जो रॉलेट एक्ट है वो गलत है और ये वापस होना चाहिए। देखो एक बार मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, 8th क्लास एनसीईआरटी से आया और मैं आपको थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि रॉलेट एक्ट था क्या। रॉलेट एक्ट था कि किसी भी व्यक्ति को बिना सूचना दिए या उस पर बिना किसी आरोप के जो पुलिस थी वो उसको जेल में बंद कर सकती थी, ठीक है, और उस पर बिना मुकदमा चलाए अनिश्चित समय के लिए उसको बंद रखा जा सकता था जेल में। तो जो ये रॉलेट एक्ट था इसमें क्या था, जो व्यक्ति थे उनकी अभिव्यक्ति की आजादी छिन रही थी। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अंग्रेजों के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हो। अगर आप जरा सा भी अंग्रेजों के खिलाफ बोलोगे तो अंग्रेज क्या करेंगे, आपको जेल में बंद कर देंगे, ठीक है। अगर कोई प्रेस वाला गलत छापेगा तो उसकी प्रेस को छीन लेंगे, उनकी संपत्ति, जो भी लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलेंगे उनकी संपत्ति को छीन लेंगे और उन लोगों को जेल में बंद कर देंगे अनिश्चित समय तक के लिए। तो ये था रॉलेट एक्ट। तो गांधी जी ने इसका पूरी तरह से विरोध किया था कि ये क्या हुआ, ये तो काला कानून हो गया ना, कि किसी को बताया भी नहीं जा रहा कि उसका अपराध क्या है, या उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश भी नहीं किया जा रहा, कोई अपील नहीं की जा रही, कोई दलील नहीं दी जा रही, और आप बिना मतलब कि किसी को भी बंद करेंगे, ठीक है। और इसी के विरोध में जो जलियांवाला बाग हुआ था उसमें मीटिंग हो रही थी, इसी के विरोध में, रॉलेट एक्ट के विरोध में ही वहां पर मीटिंग हो रही थी, ठीक है, जलियांवाला बाग में। तो वो जो घटना घटित हुई थी वो इसके विरोध में जो लोग इकट्ठा हो रहे थे उनके साथ हुई थी, जलियांवाला बाग वाली हत्याकांड जो हुआ था। भी देखेंगे, इस एक्ट द्वारा पुलिस की शक्तियां बढ़ती थी, वहीं यह एक्ट आम आदमी के मौलिक अधिकार भी सशक्त करता था। तो देखिए वो सशक्त नहीं कर रहा था, ठीक है, आम आदमी के मौलिक अधिकारों को वो सशक्त नहीं कर रहा था, वो क्या कर रहा था, कमजोर कर रहा था, कि आम आदमी को कोई अधिकार ही नहीं रह गया, कहीं बोल नहीं सकते, कुछ कह नहीं सकते सरकार के बारे में, ये कोई बात थोड़ी ना हुई। अब देखिए आजकल मोदी सरकार चल रही है, कोई कई सारे फैसले वो बहुत अच्छे ले रही है, समाज को तरक्की की तरफ लेके जा रहे हैं, विकास कर रहे हैं देश का, लेकिन कुछ जो फैसले हैं वो भी गलत ले लेते हैं कई बार। तो जैसे किसानों का मुद्दा था, अब वापस हुआ ना कानून, क्यों, क्योंकि किसानों ने विरोध किया इस चीज का कि भाई हमें नहीं चाहिए इस तरह के कानून। तो अगर बोलने की आजादी होती ही नहीं है और सबको बिना उनकी बात सुने उनको जेल में डाल देते तो गलत बात है ना। एक बार सुन तो लो कि वो लोग क्या कहना चाह रहे हैं, हो सकता है वो लोग सही कहना चाह रहे हो, सही हो उनकी बात, है ना। तो अगर सबको, किसी को जरा भी कोई सरकार के खिलाफ बोले तो उसको जेल में डाल देंगे, तो ये तो कोई बात ही नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं सी, 6 अप्रैल 1919 को अपमान और याचिका दिवस के रूप में मनाया गया। तो ये बिल्कुल सही बात है कि जो 6 अप्रैल था उसको अपमान और याचिका दिवस के रूप में बनाया गया था। और इसका जो सही आंसर हो जाएगा 43 का, वो हो जाएगा ए और सी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्टी फोर, आप क्यों सोचते हैं कि आप क्यों सोचते हैं कि मीराबाई जैसी गांधीवादी पंचवर्ष, एक मिनट, ये कुछ गड़बड़ हो गई है इसमें, मीराबाई नहीं आएगा इसमें, मीराबेन आएगा, ठीक है। क्या आएगा, मीराबेन, मीराबेन, ये गलत टाइप हो गया, ठीक है, मीराबेन आएगा। आप क्यों सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजनाओं में विज्ञान और मशीन पर बल की आलोचना थी। आप इस बात से क्या सोचते हैं कि मीराबेन जैसी गांधीवादी पंचवर्षीय योजना में विज्ञान और मशीनरी पर बल की आलोचना थी, यानी कि जो मीराबेन थी वो बिल्कुल गांधी के विचारों से प्रभावित थी और उन्होंने इस बात की दलील दी थी कि विज्ञान और मशीनीकरण ये क्या है, सही नहीं है,
ये इस पर जोर नहीं दिया जाना चाहिए। वो इस चीज की आलोचना कर रही थी। क्यों कर रही थी इस चीज की आलोचना, ये हम देखेंगे। ठीक है, पहला है, इससे लघु उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा और वे घट जाएंगे। दूसरा, इससे पर्यावरण खतरों के कारण मानव जीवन पर दुर्गम प्रभाव पड़ेंगे। और देखो ये बात बिल्कुल सही है कि जितना ज्यादा मशीनीकरण होगा, और जितना ज्यादा मशीनीकरण माने हर चीजें मशीन से बनाई जा रही है। ठीक है, कपड़े हैं, आपके जूते हैं, चप्पल हैं, खाने पीने का सामान है, सारी चीज क्या मशीनों से बनाई जा रही है। तो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खुल रही हैं, तो वो कचरा क्या है, शुद्ध नदियों में फेंक रही हैं और अच्छे स्वच्छ वातावरण में अपने गंदे विषैले पदार्थों को वो ऐसे ही छोड़ देती हैं कंपनियां। ठीक है, उद्योग धंधे वाले। तो उससे क्या हो रहा है, पर्यावरण खराब हो रहा है। तो ये मीराबेन का उद्देश्य था, इसलिए वो आलोचना कर रही थी कि विज्ञान और मशीनीकरण क्या है, गलत है। ठीक है, जब पंचवर्षीय योजनाओं में उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा था, जब मीराबेन इसकी आलोचना कर रही थी। उसका कारण क्या था कि पर्यावरण को खतरा होगा और मानव जीवन पर इसका दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अब आज आपको देखने को ये चीज मिल रही है ना। पर्यावरण इतना दूषित हो गया है कि जो दिवाली आती है उस पर धुंध छाई रहती है पूरी तरह से। बम पटाखे ना जलाने के बावजूद भी आप सांस नहीं ले पाते हैं ठीक से। ये सब किसकी मेहरबानी है, ये उद्योग धंधों की ही मेहरबानी है, और कुछ ये पराली की मेहरबानी है। भाई जो लोग भी पराली जला रहे हैं या उनके आसपास के लोग जलाते हैं या उनके गांव के